नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं खिलजी वंश और गुलाम वंश के बारे में आपको बता चुका हूं। आज बात करेंगे हम तुगलक वंश की। तो दोस्तों, 1320 से 1413 लगभग 93 साल का ये शासनकाल रहा तुगलक वंश का। और जो प्रमुख संस्थापक रहे उनमें थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनसे रिलेटेड ही एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी में इन्हीं तीन जो प्रमुख शासक हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं प्रमुख तथ्यों के साथ आपको तुगलक वंश के बारे में जानकारी दूंगा। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तुगलक वंश। तो दोस्तों, तुगलक वंश जिनके संस्थापकों के बारे में गयासुद्दीन तुगलक थे और प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खां, गयासुद्दीन तुगलक, शाह सेकंड, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं और नसरुद्दीन महमूद था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से भी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक प्रमुख रहे। बाकी ये जो जितने भी शासक रहे वो एक एक दो दो साल या तीन तीन चार चार साल का ही इनका शासनकाल रहा। केवल अंतिम जो शासक थे नसरुद्दीन महमूद, इनका ही शासनकाल लगभग 18 वर्ष के आसपास चला। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं सबसे पहले संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की। 1320 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है स्थापना किसने करी तुगलक वंश की, तो गयासुद्दीन तुगलक। और इसको गाजी मलिक किसे कहते थे तुगलक वंश में, तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपना नाम गयासुद्दीन रखा और 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 5 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। यह ऐसा शासक था जिसने गाजी शब्द काफिरों को वध करने वाले से जोड़ा गया, यानी कि जो इसके विद्रोही थे। तुगलक गाजी भी इसे कहते हैं। मंगोलों के इसने 23 आक्रमण जो हैं वो विफल किए। अगर इसके सुधार की बात करें कि इसने दिल्ली सल्तनत में क्या सुधार किया, तो इसने आर्थिक नीति जो बनाई वो आधार, संयम और शक्ति और नरमी के मध्य एक बैलेंस रखा, जिसे हम रस्म ए म्यान कहते हैं। इसने लगान के उपज के रूप में 1/10 और 1/12 हिस्सा लेने का आदेश जारी किया। गयासुद्दीन ने जमींदारों को विशेष रूप से मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, जो कि खिलजी वंश में छिन गए थे, जिससे उनकी स्थिति वही प्राप्त हो गई जो बलबन के समय प्राप्त थी। गयासुद्दीन ने अमीरों को भूमि लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण कराया। पूछा जाता है सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। सल्तनत काल में डाक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। इसका भी श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने रहस्मियान और मध्यपंथी नीति भी इसे कहा है। उसने अलाउद्दीन द्वारा, खिलजी द्वारा चलाई गई दागने और चेहरा प्रथा की भी प्रभावी तरीके से लागू किया, यानी कि कुछ अलाउद्दीन खिलजी की जो स्कीम्स थी उन्हें लागू कराया और कुछ स्कीम्स ने वापस ले ली। अगर इसकी महत्वपूर्ण विजय बात करें 5 साल के अंतराल में ही, तो 1324 में वारंगल तेलंगाना की विजय और 1324 में तिरुपति की विजय मंगोलों के ऊपर। अगर इसके निर्माण कार्य की बात करें तो तुगलकाबाद नामक एक दुर्ग की इसने नींव रखी। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर स्थित जब ये बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिससे इसकी दबकर मार्च 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा जो है वो तुगलकाबाद में ही लास्ट में बना दिया गया। इसके बाद जो शासक बने वो बने मोहम्मद बिन तुगलक। ये इनका नाम पहले जूना खां था। गयासुद्दीन तुगलक के ये पुत्र थे और इनका जो शासनकाल रहा 1325 से 1351 तक। इसे MBT भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसका जो मूल नाम था उलग खां था। मध्यकालीन सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो है सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। वह पर्शियन कविता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसकी सोच समय से काफ़ी आगे थी। उसके बहुत सारे विचारों पर मंथन किया गया, लेकिन क्रियावन से जुड़े हुए पैमाने बहुत मजबूत, टिकाऊ नहीं थे, जैसे कि राजधानी परिवर्तन उसका प्रमुख है। इसके अलावा
टोकन या करेंसी प्रतीक मुद्रा का भी विभिन्न प्रयोग किए गए जो पूरी तरह सफल हुए। और इसी वजह से इन तरह की योजनाओं पर जो समय से आगे सोचता है व्यक्ति, वर्तमान में उसे स्वप्नपील, पागल और रक्त पिपासु कहा भी गया। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों की बात करें तो 1326-27 में इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की, उपजाऊ प्रदेश जो होता है वहाँ 50% तक वृद्धि की। दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया जिससे पैदावार प्रभावित। तुगलक अधिकारियों द्वारा जबरन वसूलने पर उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया जिससे तुगलक की योजना असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विभाग के लिए दीवान आमिर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की आधुनिक उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से ये योजना 3 वर्ष में ही समाप्त हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक को किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया गया ताकि वो सुदृढ़ स्थिति में आ सकें। दूसरा इनका एक कार्य था जो कि इनको श्रेय मिलना चाहिए था उस चीज़ का, लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ, वो था राजधानी परिवर्तन। 1326-27 में इन्होंने दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर दिया। देवगिरी को कुब्बुल इस्लाम भी कहा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबुद्दान रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी। सुल्तान की योजना सर्वाधिक आलोचना हुई। तुगलक की योजना पूरी तरह सफल हुई और 1335 में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। राजधानी परिणाम का जो परिवर्तन हुआ उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का भी विकास हुआ और बहमनी साम्राज्य के उदय का भी मार्ग वहाँ पर खुला। एक और कार्य था इनका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक या प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन कराया और सुल्तान ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार जो अलग अलग लोगों ने बताया है धातुओं के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के रुपए या टका के बराबर होता था। सिक्कों के ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली टकसालों के साथ जीने का जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। ये बहुत ही खराब नीति थी एमबीटी की समय के अनुसार। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन और ईरान से मिली। वहाँ से के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया, लेकिन तुगलक इसमें सफल नहीं हुआ जिससे राज्य को आर्थिक क्षति हुई। अगर इनके अभियान की बात करें तो खुरासान, मुख्य रूप से खुरासान और कराचिल का अभियान था। चौथी योजना के अंतर्गत तुगलक ने खुरासान और विजय प्राप्त करी। खुरासान को जीतने के बाद तुगलक ने 3,70,000 की जो सैनिकों का अग्रिम वेतन दे दिया। राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों मध्य के बीच समझौता हुआ जिससे सुल्तान की योजना असफल रही और हानि हुई। वहीं कराचिल अभियान में भी एक विशाल सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा, उसकी सेना जंगलों में भटक गई। इब्न तूतार के अनुसार 10 अधिकारी बचकर आ सके और ये भी अब योजना असफल हुई, यानी कि इन्होंने जो भी योजनाएं बनाई वो ज़्यादातर असफल रही। अपने शासनकाल के अंतिम में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो थट्टा के नाग गोंडल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। यहीं सुल्तान 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। अगले शासक आए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। इनके शासनकाल में काफ़ी कार्य हुए। 1351 से 88 तक का लंबा समय रहा शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत पर बैठा फिरोज शाह तुगलक 45 की उम्र में। उसके पिता का नाम था रज्जब जो कि गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था, जबकि उसकी माँ दीपालपुर की राजकुमारी थी। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे निर्णय वापस ले लिए जो कि एमबीटी के द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं है उसे बंद कर दिया। अगर इनके कार्यों की बात करें तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। केवल 4 कर खराज, जैसे हम लगान कहते हैं, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया और जक़ात जो कि इस्लाम में भी जिसका वर्णन है उसे लेना शुरू कर दिया। मालदार हों उन लोगों को दिया जाता है जो अपाहिज, असहाय, स्वाधीन हो, मतलब मालदारों से भी इन्होंने ज़्यादा कर लेना शुरू किया। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने सिंचाई हक़े शर्ब कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग वसूला गया। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें, यमुना नदी में हिसार 150 मीटर लंबी, सतलुज नदी, मतलब अगर नहरों का विकास हम कहें तो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ, लेकिन पहली जो नहरें वगैरह की परियोजना थी वो गयासुद्दीन तुगलक की। तो यमुना फिरोजाबाद तक उन्होंने नहरों का निर्माण करा। उसने फलों में लगभग 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त किया।
लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। जौनपुर नगर की नींव भी फिरोज के चचेरे भाई फरुद्दीन जौना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में डाली। उसके शासनकाल में खिजराबाद मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर, ये पूछा जाता क्वेश्चन, दिल्ली में स्थापित किया। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने रोजगार का दफ्तर, मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों को सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग भी बनवाया। दारुल शफा, जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग में एक राजकीय अस्पताल का निर्माण कराया। गरीबों का मुफ्त इलाज। दासों की संख्या जो इसकी हो गई थी वो 1,80,000 के आसपास हो गई थी, जो इसकी देखभाल के लिए दीवाने बदगान की स्थापना की। अगर इसके संरक्षण की बात करें तो शिक्षा के प्रसार के लिए तुगलक ने अनेक मदरसों की स्थापना की। उसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। बर्नी ने फतवाए जहांगीरदारी और तारीख फिरोजशाही की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं, तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांगीर। फिरोज ने अपनी मतलब फतुल फिरोजशाही की रचना की, ये बहुत भी पूछा जाता है। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो हौज खास परिषद दिल्ली में इसकी सितंबर 1388 में मृत्यु हो गई। इसके बाद 1388 का समय आया जहां पर फिरोज शाह की मृत्यु हुई। दिल्ली कुछ दिनों के लिए मोहम्मद खान के हाथों में चली गई, जहां पर कुछ दिनों के भीतर इसकी हत्या कर दी गई। अगले शासन आए गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान के बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का जो पोता था वो शासक बना। 5 महीने के अल्प शासन काल में भी इसकी हत्या हो गई। अगला शासक था अबू बकर। गयासुद्दीन सेकंड के बाद फरवरी में 1390 जफर खां के पुत्र स्वयं सुल्तान बन बैठा, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं चला और इसे भी वहाँ से हटना पड़ा। 1390 से 1394 तक मोहम्मद शाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासनकाल रहा। 1389 में अबू बकर ने सल्तनत में आरंभ किया। दिल्ली के कोतवाल, मुल्तान, लाहौर, अख्तर मोहम्मद शाह को सहयोग देकर 1300 में अबू बकर को शासन से हटा दिया और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासन बन गया। इसका शासनकाल 1390 से 1394 तक चला। इसके बाद 1394 में जो बागडोर संभाली वो हुमायूं ने संभाली। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह उसका पुत्र था। हुमायूं लगभग 3 माह तक शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कोई शासन ऐसा नहीं रहा। आखिर में जो लगभग 18 साल शासक रहा वो रहा नसरुद्दीन महमूद शाह। 1394 में दिल्ली का शासक महमूद शाह बना। उसकी दुर्दशा देखकर व्यंग कहा जाता, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। 17 दिसंबर 1398 को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया। सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर आया। सन 1412 में इसकी भी मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का यहाँ पर अंत हो गया। तो दोस्तों जो प्रमुख कार्य हुए गयासुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक और एमबीटी के काल में, वो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत